हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर केवल एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं और उनके यूज पढ़ने हैं। मैं आपको इतना ही कॉन्सेप्ट दूंगा जितना आपको काम आएगा, जिससे आपके एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। वरना ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशंस है, तो हम बिल्कुल एक कंसाइज में तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आता है M1 ब्लॉकर। M1 जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। अगर M1 स्टिमुलेट हुआ तो गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अगर M1 ब्लॉक हो गया तो गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो M1 ब्लॉक हम कहाँ करना चाहेंगे? जहां पर हमको गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन कम करना है। और गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन हम कहां कम करना चाहेंगे? एक कंडीशन होती है, एक डिजीज होती है पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेट के अंदर छाले हो जाना। तो पेप्टिक अल्सर कंडीशन के अंदर हम गैस्ट्रिक एसिड को कम करना चाहेंगे। तो जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है उसको M1 ब्लॉकर दिए जाते हैं, जैसे कि पायरिंजिपिन और टेलिंजिपिन। ये M1 ब्लॉकर के एग्जाम्पल है जो कि गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को कम कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर में ये चीजें काम करेंगी। ओके, तो पहला हमारा चीज क्या है? M1 ब्लॉकर। एग्जाम्पल है पायरिंजिपिन और टेलिंजिपिन। इसका यूज कहां करेंगे? पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में। ठीक है, दोनों के पीछे क्या आ रहा है? जिपिन आ रहा है। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। अगर दोनों एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं, लास्ट में क्या आएगा? जिपिन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M1 ब्लॉकर। नेक्स्ट आता है M2 ब्लॉकर। M2 रिसेप्टर हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है। M2 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। ठीक है, M1 अगर ब्लॉक होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो M2 के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो M2 को ब्लॉक करने वाली एक दवाई है जिसका नाम है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन M2 को ब्लॉक करती है। M2 को ब्लॉक करेगी तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है, और हार्ट बढ़ जाएंगी तो हम किस कंडीशन में बढ़ाना चाहेंगे? जब हार्ट रेट कम है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया है उसके अंदर हम हार्ट रेट को बढ़ाना चाहेंगे। तो जो एट्रोपिन है वो M2 ब्लॉकर है, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके हार्ट रेट को बढ़ा देती है। और इसका यूज किया जाता है ब्रेडिकार्डिया में और AV ब्लॉक में। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का कम होना। इसलिए जो एट्रोपिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रेडिकार्डिया और AV ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो M1 के बारे में बात की, M2 के बारे में बात की। अब M3 रिसेप्टर बाकी सारी जगह प्रेजेंट होता है, इन दो को छोड़कर, यानी कि स्टमक को और हार्ट को छोड़कर बाकी सारी जगह प्रेजेंट होता है M3। तो देखिए, अब M3 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लंग्स के बारे में बात करते हैं। जो M3 रिसेप्टर लंग्स में प्रेजेंट होता है, लंग्स के अंदर M3 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट हुआ तो ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। वही M3 अगर ब्लॉक हुआ तो ब्रोंकाई का डायलेशन कर देगा। तो M3 ब्लॉकर देने से लंग्स के अंदर ब्रोंकाई का डायलेशन हो जाएगा। और ब्रोंकाई का डायलेशन हम कहाँ करना चाहेंगे? अस्थमा के पेशेंट में हम करना चाहेंगे, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, उसकी जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या दे देंगे? M3 ब्लॉकर दे देंगे। वो लंग्स के अंदर M3 को ब्लॉक कर देगा और ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा। तो इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज करेंगे अस्थमा और COPD में। COPD और अस्थमा, इन कंडीशंस के अंदर M3 ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। COPD का मतलब है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? M3 ब्लॉकर जो लंग्स में M3 को ब्लॉक करेंगे वो दो एग्जाम्पल हैं। पहला है आइपाट्रोपियम, दूसरा है टायोट्रोपियम। तो टायोट्रोपियम और आइप्राट्रोपियम ये लंग्स में M3 को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ब्रोंकाई का डायलेशन हो जाएगा। और ब्रोंकाई का डायलेशन हो जाएगा तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा और COPD के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M3 ब्लॉकर जो कि लंग्स के अंदर होगा। दूसरा, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। देखिए, स्मूथ मसल्स के अंदर जो M3 रिसेप्टर है वो अगर स्टिमुलेट हुआ तो स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, अगर ब्लॉक हुआ तो रिलैक्सेशन होगा। अब इसको यूज कहां करना चाहेंगे?
M3 को अगर स्मूथ मसल्स में हमने ब्लॉक किया तो ये रिलैक्स होंगी। तो उस कंडीशन में हम करना चाहेंगे जहां पर स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं। अब ये होंगी कहां, देखिए स्मूथ मसल्स जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारे कोलोन रीजन की, जो इंटेस्टाइन का रीजन होता है। ये जो इंटेस्टाइन का रीजन है ये अंदर से क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, लाइक हम यूरेटर की बात करते हैं, किडनी से क्या है, यूरेटर निकलता है ना। यूरेटर के अंदर भी क्या है, ये होलो स्पेस है, ये भी होलो स्पेस है। तो देखिए जब भी स्मूथ मसल्स इरिटेट होती हैं तो ये क्या करेंगी, ये क्या होलो है, तो इरिटेट होते ही ये क्या कर जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, एकदम सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये होलो होने की वजह से बहुत तेज कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती है। मैंने क्या बोला, जब भी स्मूथ मसल्स इरिटेट होंगी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से दर्द होगा। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जैसे कि मान लिया किडनी स्टोन है, यूरेटर के अंदर स्टोन है। ठीक है, मसल क्या हुई हमारी, स्मूथ मसल क्या हुई, इरिटेट हुई, एकदम से वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा, और फिर क्या होगी, थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाएगी, वो दर्द फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। फिर दोबारा से थोड़ी देर के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर दर्द होगा, थोड़ी देर में फिर रिलैक्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो स्मूथ मसल्स है वो जब भी इरिटेट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बहुत तेज दर्द होगा। और खास बात क्या है, ये जो स्मूथ मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स हो जाती है, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको हम कोलिक पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिक पेन। तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो दर्द होता है उसको कोलिक पेन हो बोलते हैं। तो कोलिक पेन में प्रॉब्लम क्या है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, जो स्मूथ मसल्स में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ब्लॉक कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। इसका मतलब जो कोलिक पेन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो स्मूथ मसल्स के अंदर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। पहली है डाइसाइक्लोमाइन, दूसरी है ऑक्सीब्यूटाइनिन, हायोसिन, प्रोपेंथिलीन। ये जो ड्रग्स हैं ये स्मूथ मसल्स के M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। इसका मतलब इनको हम यूज कर सकते हैं कोलिक पेन के अंदर। तो ये ड्रग्स स्मूथ मसल्स पर काम करेंगी और कोलिक पेन में इनका यूज किया जाता है। बस यही आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। M3 रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टिमुलेट हुआ तो ये यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, जिसकी वजह से लगातार यूरिनेशन होगा। ठीक है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है नॉर्मल। ठीक है, हमने क्या दिया, ऐसी ड्रग दे दी जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो M3 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगी। तो हमने M3 ब्लॉकर दे दिया, ये यूरिनरी ब्लैडर जो नॉर्मल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अब ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो यूरिन है वो पास नहीं होगा, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, M3 ब्लॉक करने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो यूरिन है वो इसके अंदर रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो M3 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक किया तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग, मान लिया किसी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन पहले से ही है और हम उसको ऐसी ड्रग दे दे जो M3 रिसेप्टर को यूरिनरी ब्लैडर में ब्लॉक कर दे, तो उसको यूरिन रिटेंशन और ज़्यादा हो जाएगा। ये जो यूरिनरी रिटेंशन है ये और ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगा। समझ में बात आई। तो यूरिनरी ब्लैडर में M3 रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो अब यूज कहाँ करेंगे, कोई पेशेंट है जिसका यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बेमतलब का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर हम स्मूथ मसल्स यूरिनरी ब्लैडर के M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम M3 ब्लॉकर देंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, सोलिफिनेसिन,
ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लैगजेट, फेस्टेरोडीन, ट्रोस्पियम, टोल्टेरोडीन और डेरिफिनेसिन। याद कैसे करना है? छोटा सा निमोनिक है, सॉफ्ट ब्लैडर करके याद करना है। एस से सोलिफिनेसिन, ओ से ऑक्सीब्यूटाइनिन, एफ से फ्लैगजेट और फेस्टेरोडीन, टी से ट्रोस्पियम, टी से टोल्टेरोडीन, ठीक है। और ब्लैडर में जो डी है उससे डेरिफिनेसिन। तो सॉफ्ट ब्लैडर, ये ड्रग्स क्या कर देती हैं? ब्लैडर को सॉफ्ट कर देती हैं, यानी कि ब्लैडर को रिलैक्स करती है। और रिलैक्स कब करना चाहेंगे? ओवर एक्टिव ब्लैडर में। तो ये सारी की सारी ड्रग्स ओवर एक्टिव ब्लैडर में इस्तेमाल की जाती है। और ये क्या करेंगी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो M3 है उसको ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ओनली एग्जाम्पल और इसका यूज, बस यही याद करना और कुछ है नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और है, एक पॉइंट नोट कर लेना, जो ये फेस्टेरोडीन है ये एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग का तो आपको मतलब पता ही होगा। प्रोड्रग उसको बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में आती है, ठीक है, फिर वो काम करती है। ओके, उसको प्रोड्रग बोलते हैं। तो इनमें से जो ये फेस्टेरोडीन है ये एक प्रोड्रग है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आई की। आई के अंदर जो M3 रिसेप्टर है, अगर वो स्टिमुलेट हुआ तो मियोसिस हो जाएगा, यानी कि जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर ब्लॉक हुआ तो मिड्रियासिस हो जाएगा, यानी कि प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा। ठीक बात है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहला चीज मिड्रियासिस हुई। मिड्रियासिस यानी कि प्यूपिल का डायलेशन हुआ, ठीक है। पहले प्यूपिल इतना था, अब M3 रिसेप्टर जो आई के अंदर है उनको ब्लॉक करने की वजह से अब प्यूपिल क्या हो गया? डायलेट हो गया। अब प्यूपिल इतना हो गया, ठीक है। एक तो डॉक्टर इस प्यूपिल को चेक करे, आपने वो देखी होगी, मशीन देखी होगी, ठीक है। मशीन में डॉक्टर आपकी आंखों को चेक करता है। अगर ऐसे प्यूपिल को चेक करेगा, इतना साइज है तो अच्छे से वो देख नहीं पाएगा। अगर वो कोई ऐसी ड्रग डाल दे, कोई ऐसी दवाई आपकी आंखों में डाल दे जिसकी वजह से ये जो प्यूपिल है ये डायलेट होके इतना हो जाए, फिर वो अच्छे से चेक कर सकता है। फिर उसको आंखों के अंदर पूरा रेटिना दिखेगा, ठीक है। तो वो फिर अच्छे से चेक करेगा। तो पहला फायदा क्या है डायलेट होने का? कि जो डॉक्टर है वो आपकी आंखों को अच्छे से चेक कर सकता है, ठीक है। तो मिड्रियासिस होएगा जिसकी वजह से अच्छे से डॉक्टर के द्वारा चेक की जा सकती है। तो पहला यूज तो ये हो गया। ओके, दूसरा यूज ध्यान से सुनना। देखिए, ये हमारा रेटिना होता है, ठीक है। जब हम पास में देखते हैं तो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है, दूर देखते हैं तो भी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है, ठीक है। लेकिन हमने फिजिक्स के अंदर 11th-12th में पढ़ा था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है, जो इमेज बनेंगी उसकी भी तो डिस्टेंस चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? रेटिना पे बन रही है। पास में देख रहे हैं तो भी इमेज रेटिना पे, दूर देख रहे हैं तो भी इमेज रेटिना में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ हमारे लेंस की वजह से। हमारा जो लेंस का डायमीटर है वो चेंज होता है। जब हम पास देखते हैं और फिर हम एकदम से दूर देखते हैं तो हमारा जो लेंस होता है आंखों के अंदर वो अपने डायमीटर को चेंज कर लेता है। और आंखों का जो डायमीटर है, जो हमारे लेंस का, ये हमारा लेंस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है और ये हमारी सिलरी मसल्स है। तो जो ये लेंस का डायमीटर है ये जो चेंज हो रहा है ये सिलरी मसल्स करवाती है। सिलरी मसल्स एकोमोडेट करवाती है, लेंस के डायमीटर को चेंज करती है ताकि जो इमेज है वो रेटिना पे बन सके, ठीक है। तो सिलरी मसल्स का काम है एकोमोडेशन का, लेंस के डायमीटर को चेंज करने का, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो ड्रग्स आई के अंदर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी वो क्या कर देंगी? वो इन सिलरी मसल्स को ब्लॉक कर देंगी, ये काम नहीं कर पाएंगी, यानी कि पैरालिसिस हो जाएगा सिलरी मसल्स का। सिलरी मसल्स के पैरालिसिस को एक टर्म दी जाती है जिसको बोलते हैं साइक्लोप्लीजिया। तो साइक्लोप्लीजिया, साइक्लो यानी कि सिलरी मसल्स, प्लीजिया यानी कि पैरालिसिस। तो साइक्लोप्लीजिया हो जाएगा, सिलरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। अगर ये मसल्स काम नहीं करेंगी तो जो अपना लेंस है वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने डायमीटर को चेंज नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। समझ में मेरी बात आई? वो ड्रग्स
जो आई के अंदर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, पहला तो वो मिड्रियासिस करेंगी, यानी कि प्यूपिल को डायलेट करेंगी, जिसकी वजह से डॉक्टर अच्छे से आपकी आंखों को देख सकता है। दूसरा, वो साइक्लोप्लीजिया करेंगी, यानी कि सिलरी मसल्स को पैरालाइज कर देंगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ती है तब जब हम आँखों का चश्मा बनवाने जाते हैं, है ना। चश्मा इन द सेंस हम आँखों का ये पता करवाने जाते हैं कि कितने नंबर का लेंस डलने वाला है, ठीक है, कितने नंबर का चश्मा बनने वाला है। तो जो लेंस का नंबर है वो पता करवाने के लिए डॉक्टर आपकी आंखों में एक दवाई डालता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है, और फिर अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन बिना किसी एरर के बढ़िया एकदम से आपकी आंखों का जो नंबर है वो डॉक्टर दे देता है। ठीक है, तो पहला तो है मिड्रियासिस, डॉक्टर अच्छे से आपकी आंखों को देख सकेगा। दूसरा, साइक्लोप्लीजिया होने की वजह से लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा, और इसका जो यूज है वो किया जाएगा रिफ्रैक्शन टेस्टिंग, यानी कि चश्मे का नंबर पता करवाने के लिए। तो पहला तो यूज है मिड्रियासिस, आंखों को अच्छे से चेक करेगा। दूसरा इसका यूज हुआ क्या, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। जो ड्रग आई के अंदर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, उनका इस्तेमाल रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग यानी कि आंखों का नंबर देना, पता करना कि कितना नंबर है आपके चश्मे का, ठीक है, उसको रिफ्रैक्शन टेस्टिंग बोलते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आई के अंदर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी? एट्रोपिन है, होमाट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है और ट्रोपिकामाइड है। ये 4 ड्रग्स हैं जो आई के अंदर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा मिड्रियासिस करने के लिए और रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये इनका यूज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, राइट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा CNS। इसको मैंने काट दिया क्योंकि हम CNS की बात करने वाले हैं। CNS का मतलब क्या है? CNS के अंदर एक ड्रग आती है हायोसिन, जिसका दूसरा नाम स्कोपालामीन भी है। हायोसिन का ही दूसरा नाम स्कोपालामीन है। तो जो ये हायोसिन है ये CNS को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, ये ड्रग CNS को क्या कर देगी? डिप्रेस कर देगी। ये ड्रग CNS को डिप्रेस कर देती है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि ये ड्रग CNS को डिप्रेस कर देगी। ठीक है, तो इस ड्रग का इस्तेमाल पहले लाई डिटेक्टर के रूप में किया जाता था, यानी कि सच उगलवाने के लिए किया जाता था पुराने जमाने में। ठीक है, तो जो ये हायोसिन है ये क्या है? ये ट्रुथ सीरम है, ट्रुथ सीरम है। तो ये भी आप याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से ट्रुथ सीरम कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको हायोसिन मिलेगा या फिर हायोसिन की जगह आपको स्कोपालामीन लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको टिक करना है हायोसिन या फिर स्कोपालामीन। ठीक है, ये ट्रुथ सीरम है, ये पहले लाई डिटेक्टर की तरह यूज किया जाता था पुराने ज़माने में। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल है उससे अगर इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो उसको हायोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता था हाई डोज पर। ठीक है, जिसकी वजह से उसका CNS बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था। ओके, उसका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है वो अलग अलग हो जाता था। ठीक है, तो फिर उसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो होश में तो है नहीं। ठीक है, उसका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है वो अलग अलग है, तो वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाती थी। लेकिन अब आज की डेट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल पहले पुराने ज़माने में किया जाता था उस टाइम पर ये था कि ये हाई डोज में दिया जाता था और कई क्रिमिनल्स की डेथ हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि इसको हाई डोज के अंदर देना पड़ता था तभी ये काम करता था, और जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी। तो आज की डेट में इसका यूज नहीं किया जाता है, बट पहले किया जाता था एज ए ट्रूथ सीरम। ये क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओनली ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज की डेट में जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। ठीक है, आपके शरीर के ऊपर कुछ मशीनें लगा दी जाएंगी और फिर वो आपके अंदर की चीज़ों को मेजर करेंगी। जैसे अगर आप झूठ बोलोगे, मान लिया आप मतलब का है कोई क्रिमिनल है वो झूठ बोलेगा, तो उसकी हार्ट रेट क्या बढ़ने लगेगी, जो BP है वो भी बढ़ने लगेगा। तो अंदर की चीज़ों को पता लगाकर झूठ या सच का पता लगाया जाता है आज की डेट में, वो होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये जो हायोसिन है इसका इस्तेमाल किया जाता है मोशन सिकनेस में। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मोशन
सिकनेस। नाम से पता चल रहा है मोशन, जब कोई व्यक्ति मोशन में होगा यानी कि ट्रैवल कर रहा होगा उस दौरान वो सिक है यानी कि बीमार है। तो मोशन सिकनेस में होता क्या है, ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आती है। ट्रैवल करने के दौरान उल्टी आना ही मोशन सिकनेस कहलाता है। और जो हायोसिन है वो मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, कोई व्यक्ति मोशन में है, मोशन यानी कि ट्रैवल कर रहा है, मोशन में आने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन भेज देगा और वोमिटिंग सेंटर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो वोमिटिंग सेंटर क्या है, वोमिटिंग करवा देगा, उल्टी करवा देगा, ठीक है। अब जो ये वेस्टिबुलर सिस्टम है ये कई के अंदर इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वो थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं और उल्टी करने लगते हैं, और किसी में ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कि उसको कितना भी घुमाओ उसमें उल्टी होती ही नहीं है, वोमिटिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो वोमिटिंग क्यों होगी ये डिपेंड करेगा कि जिसके अंदर सेंसिटिव है उसमें होगी, रेजिस्टेंट है तो नहीं होगी। ओके, तो ये प्रोसीजर है। मोशन की वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन भेजता है और इससे वोमिटिंग हो जाती है। अब जो हायोसिन है वो मोशन सिकनेस में इस्तेमाल किया जाता है। हायोसिन क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस कर देगा। सीएनएस को डिप्रेस कर देगा तो जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। वेस्टिबुलर सिस्टम डिप्रेस हुआ तो ये इसको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगा, वोमिटिंग सेंटर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो वोमिटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन वोमिटिंग सेंटर तक पहुंच चुकी है और फिर आपने हायोसिन दिया है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए जो हायोसिन है वो मोशन सिकनेस के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता है। तो जो हायोसिन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हायोसिन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंशन, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, ठीक है। तो मोशन सिकनेस के प्रिवेंशन यानी कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए हायोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक बात होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, हायोसिन जिसका दूसरा नाम स्कोपोलामाइन है, ये सीएनएस को डिप्रेस करता है। सीएनएस को ये डिप्रेस करता है तो पुराने ज़माने में इसको ट्रूथ सीरम की तरह यूज किया जाता था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सीएनएस को डिप्रेस करता है तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम को भी डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए। ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो वोमिटिंग के, मोशन सिकनेस के, प्रोफाइलेक्सिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दो पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए बिल्कुल डिटेल में। ओके, आगे बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स के अंदर जो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं M3 रिसेप्टर। ग्लैंड्स के अंदर जो M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो जो सीक्रेशन है वो हमारा बढ़ जाएगा। अगर ये ब्लॉक हो गए तो जो सीक्रेशन है वो घट जाएगा। ओके, अब इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज किया जाता है एनेस्थीसिया से पहले यानी कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ओके, होता क्या है, डिटेल से मेरी बातों को सुनना बिल्कुल ध्यान से। देखिए, एनेस्थीसिया दिया जाता है, कौन से एनेस्थीसिया, जो इनहेल करके दिए जाते हैं। जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं। अब जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी ब्रोंकाई के अंदर जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं उनके काम करने को रोक देते हैं, सिलरी इनहिबिशन कर देते हैं। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया हमारे ब्रोंकाई के अंदर, हमारे ट्रैकिया के अंदर सिलरी इनहिबिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से सिलिया काम नहीं कर पाती। सिलिया का काम होता है म्यूकस को, एक्स्ट्रा म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलना, ठीक है, ये काम होता है। ओके, तो सिलिया इनहिबिट हो गए, जिसकी वजह से अगर वहां पर सिक्रेशन आया तो वो बाहर की तरफ नहीं जा सकेगा। सिलिया इनहिबिट हो गए और वहां पे सिक्रेशन आ गया, अब वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वहां सिक्रेशन इकट्ठा हो रहा है, जो ट्रैकिया है हमारा वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो पाएगी। एयर पास नहीं हो पाएगी तो सांस नहीं आ पाएगी, सीधी सी बात है।
तो इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट देने की वजह से सीलिया काम करना बंद कर जाते हैं। सीलिया के काम करने बंद करने की वजह से सिक्रेशन डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में, ठीक है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई तक एयर नहीं पहुंच पाती है और इसको एक टर्म दी जाती है। इसको क्या दिया जाती है? सीलिया का जब इनहिबिशन हो जाता है और जो सिक्रेशन एक्युमुलेट हो जाते हैं रिस्पिरेटरी पाथवे में, इस कंडीशन को एक टर्म दी गई है, उसको बोलते हैं एटीलैक्टेसिस, ठीक है। तो एटीलैक्टेसिस हो जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? सीलिया काम करना बंद कर गए हैं, जिसकी वजह से सिक्रेशन आ गया है और वो एयर को रोक रहा है, ठीक है। तो हम क्या दे देंगे? हम M3 ब्लॉकर दे देंगे। कौन से ब्लॉकर? जो ग्लैंड्स पे काम कर सके, ठीक है। M3 ब्लॉकर देंगे तो जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, जो ट्रैकिया के अंदर सिक्रेशन था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज देखिए, इसके अंदर ड्रग आती है ग्लाइकोपाइरुलेट। तो ग्लाइकोपाइरुलेट क्या है? एनेस्थीसिया देने से पहले दी जाती है, ये एक प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया देने से पहले ग्लाइकोपाइरुलेट दी जाएगी। ग्लाइकोपाइरुलेट ट्रैकिया के अंदर सिक्रेशन को कम कर देगी। सिक्रेशन कम हो गए, अब सिक्रेशन नहीं है, अब हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक दे सकते हैं। अब ये सीलिया को इनहिबिट करे जाओ, अब क्या फायदा है? करे जाओ, मतलब नुकसान क्या? हमें कोई भी नुकसान नहीं है। सीलिया काम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सिक्रेशन तो हमने कम कर ही दिए हैं। वहाँ पे सिक्रेशन नहीं आ रहा है तो सीलिया पड़ा रहेगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको याद करना है ग्लाइकोपाइरुलेट। यहाँ पे एक ही बात याद करनी है कि जो ग्लाइकोपाइरुलेट है वो ग्लैंड्स में M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, सिक्रेशन को कम करता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यानी कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, ओके, ताकि कम हो। एक और पूछ, जो पाइरुलेट ये ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं करता है, ठीक है। एक और पॉइंट, यहां पर हम एट्रोपिन भी दे सकते हैं, लेकिन एट्रोपिन में क्यों नहीं दे सकते? एक तो एट्रोपिन को इनहेलेशनल रूट से नहीं दिया जा सकता, दूसरा अगर हमने एट्रोपिन दे भी दिया तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं? ग्लाइकोपाइरुलेट। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लैंड्स के बारे में। तो मैंने आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स और यूजेस समझा दिए। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। आपको केवल एग्जाम्पल याद करने। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा M1 ब्लॉकर है, या पूछा जाएगा M2 ब्लॉकर है, M3 कौन सा है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा M1 ब्लॉकर, इन दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, टिक कर देना है, बहुत ही आसान है। या फिर यूज पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास ये, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये वाला, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है ये वाला, ओके, चौथा ऑप्शन है आपके पास डेरिफिनेसिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से बताइए ब्लैडर पर M3 रिसेप्टर को कौन ब्लॉक करता है? आंसर रहेगा डेरिफिनेसिन। या फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए इन चारों में से ओवर एक्टिव ब्लैडर में कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन रहेगा डेरिफिनेसिन। या फिर पूछा जाएगा बताइए इन चारों में से कौन सी दवा हम यूरिनरी रिटेंशन में नहीं दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते क्योंकि ये यूरिनरी रिटेंशन कोज करता है, इसलिए कैसे दे सकते हैं? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जाएंगे इस पूरे टॉपिक में। तो जो जो आपको एक्सप्लेन करना था वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ पॉइजनिंग्स के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइजनिंग के बारे में। देखिए, एक होती है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, एक होती है लेट मशरूम पॉइजनिंग। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है, एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन लेट मशरूम पॉइजनिंग में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो एट्रोपिन पॉइजनिंग में आते हैं, ठीक है, सेम सिम्टम्स आते हैं, इसलिए हम एट्रोपिन नहीं दे सकते। क्योंकि इसको आप समझ सकते हो कि लेट मशरूम पॉइजनिंग इज जस्ट लाइक एट्रोपिन पॉइजनिंग, इसलिए इसके अंदर क्या है, फाइसोस्टिग्मिन दी जाती है, ठीक है।
मैंने आपको बताया था ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट की पॉइजनिंग में एट्रोपिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, एट्रोपिन पॉइजनिंग के बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था इसके अंदर फाइसोस्टिगमिन ड्रग ऑफ चॉइस है, फाइसोस्टिगमिन। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक प्लांट होता है बेलाडोना, इसके अंदर एट्रोपिन मिलता है। अगर आपसे पूछे बेलाडोना की पॉइजनिंग में क्या यूज करोगे, बेलाडोना की पॉइजनिंग यानी कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, फाइसोस्टिगमिन। एक प्लांट होता है दतूरा, आपको पता भी होगा, जिसको शायद हिंदी में आंखें का पेड़ भी बोल देते हैं, कंफर्म तो नहीं हूँ, शायद बोलते हैं आंखें का पेड़। दतूरा के अंदर, दतूरा जो है वो एट्रोपिन का सोर्स होता है, इसके अंदर भी एट्रोपिन होता है ढेर सारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे दतूरा की पॉइजनिंग है यानी कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग है, तो इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, फाइसोस्टिगमिन। एट्रोपिन पॉइजनिंग, फाइसोस्टिगमिन। बेलाडोना पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग यानी कि एट्रोपिन पॉइजनिंग, क्योंकि ये क्या है, एट्रोपिन के ही तो सोर्स है, इसके अंदर एट्रोपिन ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे देगा या फिर ये दे देगा, डायरेक्ट या ये ना पूछिए, ये दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर फाइसोस्टिगमिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये थी कुछ पॉइजनिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। और ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि खत्म हो गया है, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स यानी कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।